हम उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन की शुरुआत के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे कैसे ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई थी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में लाल मंडी संधि के द्वारा ही 27 अप्रैल लाल मंडी संधि के द्वारा ही 27 अप्रैल 1815 को ब्रिटिश शासन की शुरुआत मानी जाती है। 3 मई को ई गार्डनर कुमाऊं के कमिश्नर बनाए गए थे। फिर आंग्ल गोरखा युद्धों की समाप्ति अगर पूछेगा तो संगोली संधि बताना, ठीक है। कुमाऊं में अंतिम आक्रमण, लाल मंडी का आक्रमण और आंग्ल गोरखाओं का अंतिम आक्रमण 28 फरवरी 1816 में हुआ था, जो संगोली संधि के बाद हुआ था। संगोली संधि 2 दिसंबर 1815 में हो गई थी। संगोली संधि के को न मानने पर अंग्रेजों ने नेपाल पर आक्रमण किया था 28 फरवरी 1816 में। उसके बाद संगोली संधि का अनुमोदन हुआ था 4 अप्रैल 1816 में। संगोली संधि मान ली गई थी। 28 फरवरी 1816 में जो आक्रमण हुआ था अंग्रेजों का, जनरल ऑक्टरनोली के नेतृत्व में हुआ था। ये बात हमने कल कर ली थी। इसके बाद हम बात कर रहे थे आगे, हमने कुमाऊं कमिश्नर की नियुक्ति भी कर दी थी। नॉन रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बता दिया था। नॉन रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बनाया गया था, कब इसे उत्तराखंड को अधिसूचित जिले का दर्जा दिया गया था, ये सब हमने डिस्कस किया था कल। आज हम कुमाऊं कमिश्नर ई गार्डनर के कार्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। ई गार्डनर एडवर्ड गार्डनर के नाम से जाने जाते हैं। एडवर्ड गार्डनर। अब बताइए इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। कुमाऊं कमिश्नर का जो आवास था इन्होंने कहाँ स्थापित किया, कहाँ इन्होंने अंग्रेजों ने अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। तो आंसर दीजिएगा लाल मंडी किला अल्मोड़ा में, जिसे फोर्ट मोयरा के नाम से भी जाना गया। किसके नाम पर इसका फोर्ट मोयरा नाम रखा गया था, तो आंसर देना लॉर्ड हेस्टिंग्स के नाम पर इसका नाम फोर्ट मोयरा रखा गया था। अल्मोड़ा में इनका शासन शुरू हुआ, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, जो ये अक्षेत्र है ये है टिहरी रियासत का। 21 जुलाई 1815 में टिहरी रियासत के साथ संधि होगी, टिहरी के राजा के साथ संधि होगी। तब हम बात करेंगे टिहरी रियासत की सीमा निर्धारित कैसे हुई थी। लेकिन एक बात और है, जो ये अक्षेत्र है देहरादून का, ये भी उत्तराखंड में शामिल नहीं था। ना नीचे का जो हरिद्वार है ये भी उत्तराखंड में शामिल नहीं था। जब जब उत्तराखंड का और देहरादून का जिक्र आएगा तब आपको बता दिया जाएगा कि देहरादून कहाँ है और हरिद्वार कहाँ था, ठीक है। आई बात समझ में। ये टिहरी रियासत है और ये जो हमारा क्षेत्र है ये कुमाऊं का क्षेत्र है। और इस इधर ये होना चाहिए था सुदर्शन शाह का, लेकिन अंग्रेजों ने इसे अपने नाम कर लिया था। धोखे से कह लो, कैसे भी कह लो, ये क्षेत्र सुदर्शन शाह का अंग्रेजों ने ले लिया था, ठीक है। सुदर्शन शाह ने पहले ही कहा था ना, आप जो बोलोगे वो दे देंगे। अंग्रेजों ने आधा राज्य मांग लिया श्रीनगर तक, या अलकनंदा नदी निर्धारित की गई थी सीमा। अलकनंदा नदी के द्वारा टिहरी रियासत की सीमा निर्धारित की गई थी। अलकनंदा नदी के ऊपर का क्षेत्र, अलकनंदा नदी के पश्चिम का क्षेत्र ये होगा टिहरी रियासत का। अलकनंदा नदी के पूर्व का क्षेत्र ये होगा अंग्रेजों का। ये अंग्रेजों जो सुदर्शन शाह ने कहा था वो मांग लिया अंग्रेजों ने, तो सुदर्शन शाह को देना पड़ा था ये क्षेत्र, ठीक है। सही भी है, राज्य तो मिल गया टिहरी रियासत का, नहीं तो गोरखा कहाँ आने दे रहे थे सुदर्शन शाह को फिर से, ठीक है। सुदर्शन शाह किसका लड़का था बताइए मुझे चैट बॉक्स में, ठीक है। फोर्ट मोयरा में ई गार्डनर का राज्याभिषेक किया गया। जैसे राज्याभिषेक तो होता नहीं था, इन्होंने अपने कार्यभार संभाला था। कहाँ अगर फोर्ट मोयरा में। कुमाऊं कमिश्नर का जो ऑफिस था वो था फोर्ट मोयरा में, ठीक है। ई गार्डनर कब से कब तक बनते हैं? ई गार्डनर
कब से कब तक कमिश्नर के तौर पर रहते हैं। मैंने कल डेट भी बताई थी, कब शुरू हुई थी, 3 मई के बाद और 13 अप्रैल 1816 में। 3 मई 1815 से 13 अप्रैल 1816 तक इनका शासनकाल रहा था। और ये कुमाऊं का सबसे कम अगर कुमाऊं कमिश्नर का शासनकाल पूछेगा तो शासनकाल सबसे कम कुमाऊं कमिश्नर के तौर पर रहे थे एडवर्ड गार्डनर गार्डनर। इससे कम समय किसी का भी नहीं रहा था। लगभग 11 महीने के आसपास इसका शासनकाल रहा था। ठीक है। और इसने जो कार्य किए थे वे भी बेहतरीन कार्यों में गिने जाते हैं। हालांकि जो समय है वो कम रहा था, लेकिन एक बात तो है, कार्य जो भी किए अच्छे किए। अगर लंबे समय तक रहता तब भी कार्य अच्छे ही करता। इसके बाद जो ट्रेल आएगा वो तो कार्य बेहतरीन करता एकदम। ठीक है। जब ये 13 अप्रैल को कुमाऊं से नेपाल भेज दिया गया था तब इसका शासनकाल खत्म हुआ था। नेपाल में अंग्रेजों ने अपने प्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति को भेजा था, पॉलिटिकल एजेंट के रूप में। कुमाऊं कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर जो कहाँ गए थे अपने शासनकाल के बाद, कुमाऊं कमिश्नर के बनने के बाद, रिटायर होने के बाद वो कहाँ गए थे, नेपाल में गए थे, पॉलिटिकल एजेंट बनकर गए थे। ठीक है। तुम्हें बताना 4 अप्रैल को संगोली संधि का अनुमोदन हो गया था, गोरखा मान गए थे। इस वजह से एक उस संधि में यह भी कहा गया था कि हमारा एक प्रतिनिधि आपके शासनकाल में कार्य करेगा। इसलिए एडवर्ड गार्डनर को नेपाल में भेज दिया गया था। आई बात समझ में। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। एडवर्ड गार्डनर चले गए थे 13 अप्रैल को 1816 को नेपाल में। लेकिन उससे पहले क्या क्या काम किए थे हमने कुछ ऐसा लिखा भी था। इन्होंने जो बहुत सारे टैक्स लगते थे, घी कर, मोह कर, कुसई कर, पता नहीं कौन कौन से टैक्स, मेजबानी दस्तूर, वो दस्तूर, फलाना दस्तूर, ढिकना दस्तूर, सब के सब खत्म कर दिए थे किसने, गार्डनर ने। और 2 टैक्स लगाए थे। एक था माल कर और एक था भैया सायर कर। सायर कर को सीमा शुल्क भी बोल सकते हैं हम। ठीक है। ये होगा भूमि कर, भूमि पर लगता था। और ये सीमा शुल्क भी बोल सकते हो आप इसे, या गैर भूमि पर भी लगता था, इसे गैर भूमि कर भी बोलते थे। ठीक है। आई बात समझ में। किसी भी नाम से आ सकता था। ये गोरखाओं के शासन काल में भी सायर कर था। सायर कर सीमा शुल्क के लिए जाना जाता था गोरखाओं में। ठीक है। किसी भी नाम से पेपर में आ सकता है। सीमा शुल्क या गैर भूमि कर के नाम से कौन सा टैक्स लिया जाता था, सायर कर लिया जाता था। ठीक है। आई बात समझ में यहाँ तक। इसके बाद हम बात करते हैं गार्डनर ने और काम क्या करे थे। गोरखाओं के समय में बच्चों की खरीद फरोख्त ज़्यादा होती थी। बच्चों को बेच दिया जाता था। किसी के मान लिया 4-5 बच्चे हैं और उनमें से एक बच्चे को बेचकर परिवार का लालन पालन पोषण चलता था। एक बच्चे को बेच दिया और बाकी पूरा फैमिली मतलब उसके गुजारे में चलते थे। अगर और भी बच्चे हैं तो और बच्चे बेच दिए जाते थे। उन बच्चों का क्या होता था, जो बेच दिए गए उनका भविष्य ही अंधकार में हो जाता था। अब बताइए, किसी ने कोई बच्चा खरीदा है, वो उसका भविष्य सुधार सकता है या नहीं? बिल्कुल नहीं सुधार सकता। वो अपने पैसे वसूल करने में ही लगा रहेगा और ये जताता रहेगा क्यों मेरा दास है, तू मेरा दास है, ऐसे ऐसे बोल दे। मतलब क्या है, अगर पर्सन आए कि बच्चों के क्रय विक्रय पर रोक किसने लगाई थी, बच्चों के क्रय विक्रय पर
रोक किसने लगाई? तो आंसर आएगा ई गार्डनर ने। ठीक है, बच्चों की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी थी इसने। ठीक है, बात करते हैं हम ई गार्डनर के बाद। ई गार्डनर का जो अगला काम था, इसने तहसीलें बनाई थी कुछ, और कुछ परगने बनाए थे। ठीक है, उनके बाद कुमाऊं को एडवर्ड गार्डनर ने 7 तहसील और 5 थानों में या 5 थाने में विभाजित किया था। और गढ़वाल को कुमाऊं कमिश्नर ने 2 तहसील और 1 थाने में विभाजित किया था। थाना एक प्रशासनिक इकाई होती थी। एडवर्ड गार्डनर के समय में 7 तहसील और 5 थाने प्रशासनिक इकाई थी। थाने का मतलब यहाँ पुलिस थाने से नहीं है, ये प्रशासनिक इकाई है। थाने प्रशासनिक इकाई किसकी देन है? कुमाऊं में और गढ़वाल में। आंसर आएगा ई गार्डनर ने ये निर्धारित की थी। हालांकि प्रशासनिक विभाजन का अगर प्रश्न पूछेगा तो आंसर आएगा ट्रेल। प्रशासनिक विभाजन उत्तराखंड में करता है ट्रेल। ये प्रशासनिक इकाई बनाई है, विभाजन नहीं माना जाएगा इनको। ठीक है, इनका विभाजन करेगा ट्रेल आकर। प्रशासनिक विभाजन किसकी देन है उत्तराखंड में? तो कमिश्नर ट्रेल की देन है। प्रशासनिक विभाजन इसने नहीं किया, बस केवल 7 तहसील और 5 थाने, और गढ़वाल में 2 तहसील और 1 थाने का निर्माण कर दिया। ठीक है, बात करते हैं हम आगे। इसने और क्या क्या काम किए थे? देखो, इनका मेन उद्देश्य क्या था गढ़वाल पर आना? एक तो रिवेन्यू इकट्ठा करना, कुमाऊं पर आना, उत्तराखंड में आना। क्या उद्देश्य था? एक तो रिवेन्यू टैक्स कलेक्ट करना, और एक ट्रांस हिमालय में व्यापार करना इनका उद्देश्य था। ठीक है, ई गार्डनर को लगा कि जो ये क्षेत्र है ये काफी बड़ा है, मैं इसकी देखरेख नहीं कर पाऊंगा, इसलिए ई गार्डनर ने एक पत्र गवर्नर जनरल को लिखा कि मेरे से ये जो क्षेत्र है इसका जो रिवेन्यू वगैरह इकट्ठा सही से नहीं हो रहा है, इसलिए एक सहयोगी मुझे चाहिए। अब ई गार्डनर ने एक सहयोगी की मांग की गवर्नर जनरल से, इसलिए मिस्टर ट्रेल को यहाँ पर ई गार्डनर का सहयोगी बनाकर भेज दिया गया था, और गढ़वाल में एज ए गढ़वाल रिवेन्यू ऑफिसर के रूप में ट्रेल काम करता है। ठीक है, बताते हैं, अभी पता लग जाएगा सब कुछ, ध्यान से सुनना। जो ये ट्रेल है किसका सहयोगी बनकर आया था? ई गार्डनर का सहयोगी बनकर आया था, और किसने भेजा था? गवर्नर जनरल ने। 22 अगस्त 1815 में ट्रेल सहयोगी या असिस्टेंट बनाया था। किसका असिस्टेंट बनाया था? ई गार्डनर का असिस्टेंट बनाया था, और इसे ई गार्डनर ने श्रीनगर भेज दिया था। श्रीनगर में कौन है भैया? ट्रेल है। और ई गार्डनर कहाँ है? लाल मंडी में, लाल मंडी किला या फोर्ट मोयरा में। ठीक है, ट्रेल की नियुक्ति एज ए गढ़वाल रिवेन्यू ऑफिसर के रूप में हुई थी। अगर प्रश्न आया ट्रेल की शुरुआती नियुक्ति के बारे में लिखिए, या शुरुआती नियुक्ति किस पद पर की गई थी? गढ़वाल रिवेन्यू ऑफिसर, गढ़वाल राजस्व अधिकारी। गढ़वाल से जो टैक्स इकट्ठा करेगा वो गार्डनर को भेजेगा। गार्डनर फारुखाबाद की जो कमिश्नरी थी उसको भेजेगा। ठीक है, ट्रेल ने यहाँ पर कलेक्ट किया, फिर लेके गया गार्डनर के पास, फिर गार्डनर को बताया कितना टैक्स इकट्ठा हुआ, फिर से जाना पड़ा, कुछ और काम हुआ, फिर से जाना पड़ता था, इसलिए गार्डनर इसका सॉल्यूशन भी ढूंढेगा। भाई एक तो श्रीनगर में है, एक अल्मोड़ा में है।
अब कुछ काम पड़ेगा, फोन तो तब है नहीं थे, कुछ काम पड़ेगा तो ट्रेल को ई गार्डनर के पास ही जाना पड़ता था, ठीक है, या गार्डनर को ट्रेल के पास आना पड़ता था, बड़ा ऑफिसर तो ये था, ठीक है। लेकिन एक बात है, इसका सॉल्यूशन ढूंढा गया ई गार्डनर के द्वारा और एक पोस्ट या डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई श्रीनगर से अल्मोड़ा के बीच में डाक की शुरुआत की गई थी 1815 में। किस लिए की गई थी? जब ट्रेल श्रीनगर में पहुंच गया था, ई गार्डनर अल्मोड़ा में था, तो उनके बीच में संचार व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, टाइम की बचत हो, इसलिए डाक की प्रथा चलाई थी श्रीनगर और अल्मोड़ा के बीच में। देखो, डाक घर की स्थापना नहीं हम कह रहे, श्रीनगर और अल्मोड़ा के बीच डाक व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 1815 में ई गार्डनर ने की थी। लेकिन प्रश्न ये आया, अगर डाक घर की स्थापना उत्तराखंड में कौन करेगा? तो आंसर आएगा ट्रेल। आगे आके कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल स्थापना करेगा। इनके बीच में डाक की चिट्ठी की प्रथा शुरुआत हुई है, चिट्ठी की प्रथा की शुरुआत हुई है, लेकिन डाक घर स्थापित करेगा कमिश्नर ट्रेल जब इसका शासनकाल आएगा। अभी तो ये गढ़वाल रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। यहाँ डाकघर की व्यवस्था स्थापना नहीं हुई, केवल ये हुआ है कि श्रीनगर से अल्मोड़ा तक डाक कब की शुरुआत हुई थी, डाक व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, ये प्रश्न आया हुआ है कि श्रीनगर अल्मोड़ा के बीच। अगर यही आ रहा ना नाम, श्रीनगर अल्मोड़ा नाम दोनों आ रहे हैं और डाक व्यवस्था की शुरुआत हो रही है, तो ई गार्डनर याद रख लेना और 1815 याद रख लेना। लेकिन डाक घर स्थापित किए थे तो आंसर आएगा ट्रेल, ठीक है। बात करेंगे हम आगे। अभी डाकघर की स्थापना नहीं हुई, ट्रेल स्थापित करेगा आगे, ठीक है। ट्रेल तो बहुत काम करता है, ट्रेल तो बहुत ज़्यादा कार्य करता है, ठीक है। अब देखो, अब ई गार्डनर और सुदर्शन शाह के बीच में एक संधि भी हुई थी इसी टाइम पे। सुदर्शन शाह व ई गार्डनर के बीच संधि पत्र साइन होंगे, ठीक है। कैसे होंगे ध्यान से सुनना। सुदर्शन शाह व ई गार्डनर के बीच में जो संधि हुई थी, इसमें सुदर्शन शाह को अलकनंदा नदी का ऊपर का क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, अलकनंदा नदी का पश्चिमी क्षेत्र सुदर्शन शाह को दे दिया गया था, पश्चिमी क्षेत्र। मतलब क्या है, सुदर्शन शाह व ई गार्डनर के बीच जो सीमा निर्धारण के लिए कौन सी नदी निर्धारित की गई थी? अलकनंदा नदी की गई थी। और अलकनंदा नदी के बारे में एक और बात हम तुम्हें बता दें, ये संधि कब हुई थी? पहले तो ये लिख लेना, 21 जुलाई 1815 में। मतलब किसके शासनकाल में हुई थी? ई गार्डनर के शासनकाल में हुई थी। साइन भी कौन करेंगे? ई गार्डनर करेंगे और सुदर्शन शाह करेंगे, ठीक है। कौन सी नदी सुदर्शन शाह और ई गार्डनर के बीच में सीमा निर्धारण के लिए रखी गई थी या निर्धारित की गई थी? तो अलकनंदा नदी, ठीक है। आई बात समझ में? अलकनंदा नदी। देखो बेटा, अलकनंदा नदी अलग है, जलकनंदा नदी अलग है, जलकनंदा नदी अलग है, ठीक है। अभी बात करते हैं हम सुदर्शन शाह व गार्डनर के बीच में एक संधि हुई। ये विवादित संधि है, आगे भी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बीच में विवाद क्यों हुआ था? ट्रेल के समय में जाके इसके लिए विवाद होगा, इस संधि के लिए। लेकिन सुदर्शन शाह और ई गार्डनर के बीच में संधि कब हुई थी? तो 21 जुलाई 1815 बताना। और कौन सी नदी निर्धारित की थी? टिहरी रियासत की और अंग्रेजों की सीमा निर्धारित करने के लिए अलकनंदा को निर्धारित किया गया था। मान लिया ये अलकनंदा है, इससे ऊपर पश्चिमी क्षेत्र ये होगा,
टिहरी रियासत का, और पूर्वी क्षेत्र ये होगा अंग्रेजों का। ठीक है, बात करते हैं हम आगे। जो कुमाऊं कमिश्नर है ई गार्डनर, इसके समय में भूमि बंदोबस्त भी हुए थे। सबसे पहला अंग्रेजों के द्वारा किया गया भूमि बंदोबस्त 1815 में ही ई गार्डनर के समय में किया गया था। हालांकि इस भूमि बंदोबस्त को ई गार्डनर की देन नहीं माना जाता, ट्रेल ने ये भूमि बंदोबस्त कराया था। ट्रेल की देखरेख में गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त हुआ था। दिमाग किसका चल रहा है? ट्रेल का। और गवर्नर जनरल कौन है? ई गार्डनर। ठीक है, मतलब क्या है, अगर प्रश्न पूछे कुमाऊं में या उत्तराखंड में अंग्रेजों के द्वारा भूमि बंदोबस्त पहला किस कमिश्नर के अधीन हुआ था, तो आंसर आएगा ई गार्डनर। ठीक है, किसके विचार से हुआ था, तो आंसर आएगा ट्रेल। ठीक है, ट्रेल बहुत ही माइंडेड व्यक्ति है और उत्तराखंड के लिए बहुत कार्य करता है ट्रेल। ठीक है, बात करते हैं हम आगे। जब ट्रेल आएगा तब भूमि बंदोबस्त हम लिखवा देंगे। ठीक है, भूमि बंदोबस्त। अब जब ट्रेल की शुरुआत करते हैं हम कुमाऊं कमिश्नर के तौर पर, ट्रेल इससे अगला कुमाऊं कमिश्नर बनता है। ट्रेल इससे अगला कुमाऊं कमिश्नर बनता है। आंसर आएगा कब से कब तक रहा था? इसका जो टाइम पीरियड है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने वाला है। इसका टाइम पीरियड ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा, ध्यान से समझना। देखो, ट्रेल जो है कुमाऊं कमिश्नर के रूप में कार्य करने लगता है, तो आंसर आएगा 1816 से। जब ई गार्डनर नेपाल चला गया तभी से इसने कुमाऊं कमिश्नर का कार्यभार संभाला, लेकिन कुमाऊं कमिश्नर के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था। कुमाऊं कमिश्नर के रूप में ट्रेल को नियुक्त किया गया था 1 अगस्त 1817 में। आई बात समझ में या नहीं आई? देखिए, जब यहां से ई गार्डनर चला गया तो कुमाऊं कमिश्नर के रूप में कार्य करने लगा ट्रेल, लेकिन नियुक्ति कब हुई थी कुमाऊं कमिश्नर के रूप में? कुमाऊं कमिश्नर के रूप में इसका शासनकाल रहता है 1 अगस्त 1817 से 1835 तक। शासनकाल आया समझ में या नहीं आया? इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि अगर पूछ लिया कुमाऊं कमिश्नर की नियुक्ति के रूप में इसका शासनकाल कब से कब तक रहा, तो नियुक्ति के रूप में 1817 से 1835 तक रहा है, लेकिन कार्यवाह शासनकाल पूरा, शासनकाल कब शुरुआत हुई थी इसकी? कार्यवाहक के रूप में ही शुरुआत कब हुई थी? 1816 से इसकी शुरुआत हो गई थी। कार्यभार संभाल लिया था एज ए कमिश्नर। ठीक है, नियुक्त नहीं किया था, ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे किसी विद्यालय में प्रिंसिपल नहीं है तो प्रिंसिपल के रूप में जो सबसे बड़ा उम्रदराज व्यक्ति है उसे प्रिंसिपल बना देते हैं। ठीक है, लेकिन नियुक्त करके लाना अलग बात है। नियुक्ति प्रिंसिपल की अलग रूप से होगी। ठीक है, अभी वो कार्यवाहक प्रिंसिपल है, ऐसे ही ये कार्यवाहक रहा 1817 तक, फिर ये कुमाऊं कमिश्नर के रूप में नियुक्त हो गया था। ठीक है, ट्रेल ने बहुत कार्य किए हैं यहाँ भैया। ट्रेल ने, जब ये ट्रेल आ गया था तभी से इसने कार्य करना शुरू कर दिया था। सबसे मेन काम क्या था अंग्रेजों का यहाँ पर शासन करने का? पहले तो राजस्व इकट्ठा करना पड़ेगा। भाई यहाँ शासन कर रहे हैं तो राजस्व तो इकट्ठा करना पड़ेगा। राजस्व इकट्ठा करने के लिए 1815 में इन्होंने पहला भूमि बंदोबस्त कराया। इससे पहले जो चंद राजा थे नाली और मुट्ठी में भूमि मापते थे,
अंग्रेजों को यह तरीका सही नहीं लगता था। ये तो स्क्वायर फीट में ऐसे नापते हैं ना, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फीट, मतलब क्या, अंग्रेजों को पता ही नहीं लग रहा कि कैसे रिवेन्यू इकट्ठा करें। इसलिए अपना भूमि बंदोबस्त इन्होंने किया, अपने आप भूमि को मेजर किया कितनी सही है, कितने स्क्वायर फीट है, कितने स्क्वायर मीटर है किसी के पास। और जब तक इन पर सही, इनके लिए सही आंकड़े नहीं आ जाते, अंग्रेजों पर सही आंकड़े नहीं आ जाते भूमि के, तब तक ये भूमि बंदोबस्त करते रहते हैं। लगातार भूमि बंदोबस्त हुए, ठीक है। भूमि बंदोबस्त 1815 में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ, गढ़वाल में भी और कुमाऊं में भी एक साथ भूमि बंदोबस्त हुआ, पहला भूमि बंदोबस्त, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा। गढ़वाल में कौन कर रहा होगा भैया? गढ़वाल में तो उस टाइम पर ट्रेल था, और कुमाऊं में कौन था? गार्डनर था। अगर कुमाऊं कमिश्नर पूछेगा तब भी गार्डनर आएगा आंसर। और अगर अलग अलग पूछा, गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त कौन करवा रहा था पहला, तो ट्रेल आंसर आएगा। किस कमिश्नर की देखरेख में हो रहा था, तो ई गार्डनर आएगा आंसर, ठीक है। कुमाऊं में कौन करवा रहा था? कुमाऊं में तो दोनों आंसर ई गार्डनर के ही आएंगे, चाहे कमिश्नर पूछ ले, चाहे कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त पहला किसने कराया था, तो आंसर ई गार्डनर ही आएगा। गढ़वाल में किसने कराया था, तो ट्रेल आंसर आएगा, ठीक है। आई बात समझ में? भूमि बंदोबस्त करा के पता लगता है कि किसके पास कितनी जमीन है। आई बात समझ में? अब कोई नाली में भूमि को नाप रहा है, अंग्रेजों को तो पता ही नहीं लग रहा है नाली भूमि कैसे नापी जाएगी। इसलिए जब भी कोई सत्ता परिवर्तन होता है, जब भी कोई राजा संस्कृति चेंज होती है, तो अपने अनुसार वे भूमि को नापते हैं या कुछ अपने अनुसार करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बताइए, चंद राजाओं ने डोटी पर अटैक किया था, रतन चंद्र ने भूमि बंदोबस्त किया। जब गोरखा आए, गोरखाओं को भी नहीं पता लगा नाली मुट्ठी क्या होती है, ठीक है, इसलिए गोरखाओं ने भी भूमि बंदोबस्त किया था। पहले ही सुब्बा ने, जोगामल शाह ने भूमि बंदोबस्त किया। अब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी भूमि बंदोबस्त किया। आते ही 1815 में, देखो 1815 में आए, 1815 में ही भूमि बंदोबस्त कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या होता भैया? ट्रेल एक ऐसा व्यक्ति है, इसके समय में पटवारी का पद नियुक्त हुआ था, पटवारी का पद सर्जित हुआ था, पटवारी का पद सर्जित कर दिया था ट्रेल ने, मिस्टर ट्रेल ने पटवारी का पद सर्जित कर दिया था। कब किया था? तो 1819, बता देना, 1819 में पटवारी का पद ट्रेल ने सर्जित किया था। टिहरी में, टिहरी रियासत में पटवारी का पद सर्जित करेगा प्रताप शाह। और अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने किसने सबसे पहले पटवारी का पद सर्जित किया? तो आंसर आएगा ट्रेल। टिहरी रियासत में प्रताप शाह और कुमाऊं कमिश्नर में मिस्टर ट्रेल पटवारी का पद सर्जित करता है। और पटवारी जिसका भी सपना है पटवारी बनने का, वो थोड़ा सुन लो। पटवारी का क्या काम करता है यहाँ पर? एक तो राजस्व का काम करता है, ठीक है, आई बात समझ में। और उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर पटवारी का काम राजस्व इकट्ठा करने के लिए राजस्व इकट्ठा करने के साथ साथ पुलिस का काम भी करता है पटवारी। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य उत्तराखंड जहाँ पर पटवारी का कार्य राजस्व पुलिस का भी है। उत्तराखंड के 60% क्षेत्र पर राजस्व पुलिस पटवारी ही देखता है, ठीक है। आई बात समझ में? विकट परिस्थिति थी, टैक्स इकट्ठा करना था, टैक्स इकट्ठा करने के लिए इन्होंने पटवारी का पद सर्जित कर दिया। और पटवारी का पद सर्जित करने के साथ साथ में पटवारी को एक और जिम्मेदारी दे दी कि आप यहाँ पर पुलिस व्यवस्था भी आप ही देखेंगे, आप ही FIR लिखेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ,
पटवारी का पद एक चुनौती भरा है उत्तराखंड में, जिसका भी सपना है तो ये बात समझ के चलो कि पटवारी एक इज्जतदार व्यक्ति होता है उत्तराखंड में। और आप अगर पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो मैं ये मान के चलता हूँ बहुत ही आपका डिसीजन बहुत ही अच्छा है, और इसके लिए अच्छे से अच्छे प्रयास कीजिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा पद है पटवारी का उत्तराखंड में, ठीक है। बात करते हैं हम आगे। पटवारी के बाद जब इन्होंने पटवारी का पद सर्जित कर ही दिया तो इसके बाद इन्होंने प्रशासनिक विभाजन भी किया था। प्रशासनिक विभाजन ट्रेल ने, मैंने बताया था प्रशासनिक विभाजन सबसे पहले किसने किया था, तो आंसर आएगा विलियम ट्रेल, ठीक है। सबसे पहले प्रशासनिक विभाजन किसने किया था उत्तराखंड में, तो आंसर आएगा विलियम ट्रेल। विलियम ट्रेल ने जो प्रशासनिक विभाजन किया था इसमें कुमाऊं में कुछ स्थान निश्चित किए गए थे, कुमाऊं में, फिर गढ़वाल में कैसे कैसे, और फिर देहरादून का भी इसने कुछ हद तक प्रशासनिक विभाजन किया था। देहरादून का कैसे करेगा, कुमाऊं का कैसे विभाजन करेगा, तो अब देखना जरा, देखो यहाँ पर 19 परगने बनाए और 125 तहसील बनाई, सॉरी तहसील नहीं पट्टियां बनाई। 19 परगने और 125 पट्टियां बनाई और 11 गढ़वाल में परगने बनाए और 86 पट्टियां गढ़वाल में निर्धारित करी। और देहरादून में केवल पट्टियां और खत बनाए थे, इसलिए ये जरूर याद रखना, ये क्या होते थे, पट्टी। पट्टी का जो अधिकारी होता था उसे पटवारी कहा जाता था। पट्टी का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे पटवारी कहा जाता था। ये परगना और ये पट्टियाँ, पट्टी कह सकते हैं आप, ठीक है। मतलब क्या, कुमाऊं में 19 पट्टी और कुमाऊं में 19 परगना और 125 पट्टी, गढ़वाल में 11 परगना और 86 पट्टी, और देहरादून में 39 पट्टियां और 7 खत। परगना नहीं थे, यहाँ छोटा क्षेत्र था इसलिए परगना नहीं बनाए गए थे देहरादून में, ठीक है। आई बात समझ में। और इस पट्टी का जो अधिकारी था वो सर्वोच्च अधिकारी था पटवारी। पट्टी का सर्वोच्च अधिकारी पटवारी होता था। प्रशासनिक विभाजन कर दिया, देहरादून में भी कैसे कर दिया, ठीक है, देहरादून में भी कैसे कर दिया, इसलिए थोड़ा सा देहरादून का इतिहास पढ़ेंगे। देहरादून के बारे में थोड़ी सी बात बताई जाती है आपको अभी, देखिए जैसे जैसे और भी जिक्र होगा तब भी देहरादून के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। देहरादून है, देहरादून इससे 1825 से पहले, देहरादून 1825 से पहले सहारनपुर मंडल में होता था, ठीक है। देहरादून को 1825 में कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया था ट्रेल ने। किसने कुमाऊं कमिश्नरी में देहरादून को शामिल किया था, तो आंसर आएगा विलियम ट्रेल। लेकिन ज़्यादा दिन ये कुमाऊं कमिश्नरी में नहीं रहा देहरादून। ये 1829 के आसपास, 1829 के आसपास इसे मेरठ मंडल में शामिल कर दिया गया था देहरादून को। अब कुमाऊं कमिश्नरी में नहीं रहेगा, ये कहाँ जुड़ जाएगा, मेरठ मंडल में, ठीक है, शामिल कर दिया गया। देहरादून का इतिहास काफ़ी अजीब सा ही है, कभी ये सिरमौर क्षेत्र में आएगा, कभी ये पंवार राजाओं के आसपास चला जाएगा, कभी ये सहारनपुर मंडल में शामिल किया जाएगा, कभी कुमाऊं कमिश्नरी में, कभी मेरठ मंडल में इसको ले जाया जाएगा। आगे भी इसके बारे में हम बात करते रहेंगे।
देहरादून के जो प्रशासनिक विभाजन है ये भी बताया ट्रेल द्वारा कैसे किया था। ठीक है, आई बात समझ में। जो ये विलियम ट्रेल है ये उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत ही मतलब अच्छा रहा था, लेकिन कुछ इतिहासकार इसका विरोध भी करते हैं। विलियम ट्रेल को बद्रीदत्त पांडे ने विलियम ट्रेल का शासनकाल ऐसा बताया है बद्रीदत्त पांडे ने कि ट्रेल किसी की भी नहीं सुनता था, जो भी इसे काम करना था तो वह करके रहता था, चाहे कोई भी इसके सामने हो। ठीक है, इसका मतलब बद्रीदत्त पांडे ने इसका जो शासनकाल है क्या बताया है, याद रखना, इसके शासनकाल को न वकील न दलील और न अपील का शासनकाल कहा है। किसने कहा है? बद्रीदत्त पांडे ने कहा है। क्यों? यह किसी की नहीं सुनता था, हालांकि अच्छे कार्य करता था, लेकिन उन कार्यों में किसी से सलाह नहीं लेता था, और कोई अगर विचार रख रहा अपने उन्हें भी नहीं मानता था। इसलिए ट्रेल का जो शासनकाल है न वकील न दलील न अपील का शासनकाल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेल का जो अगला कार्य है। ठीक है, ट्रेल के समय में टिहरी रियासत में भूमि बंदोबस्त हुआ। टिहरी रियासत में सुदर्शन शाह कब भूमि बंदोबस्त करता है? टिहरी में भूमि बंदोबस्त अब देखो, जो 21 जुलाई 1815 में संधि हुई थी उसमें कमियां नजर आएगी जब भूमि बंदोबस्त कराएगा टिहरी का राजा। ट्रेल ने नहीं कराया ये भूमि बंदोबस्त किसने कराया? टिहरी के राजा ने भूमि बंदोबस्त कराया है। आई बात समझ में? ये ट्रेल ने नहीं कराया है। बट टिहरी रियासत में किसकी चल रही है? टिहरी के राजा की। ट्रेल कैसे वहाँ पर दखल अंदाजी करेगा? भूमि बंदोबस्त अंग्रेजों की देख रेख में नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ये अपने आप कराएगा सुदर्शन शाह। लेकिन देखा देखी किसकी चल रही है? अंग्रेजों की। अंग्रेजों ने यहाँ भूमि बंदोबस्त कराया तो हम भी भूमि बंदोबस्त कहाँ कराएंगे? टिहरी रियासत में कराएंगे। और भूमि बंदोबस्त कराया तो इसे एक कमी कहाँ नजर आई है? ध्यान से सुनना। जो संधि हुई थी 21 जुलाई 1815 में ई गार्डनर और सुदर्शन शाह के बीच में, उस संधि में थोड़ी सी कमियां नजर आई हैं। और कमी बहुत बड़ी थी, छोटी तो कह नहीं सकते। ध्यान से सुनना। जो टिहरी रियासत की 1815 में संधि हुई थी वो 1823 के भूमि बंदोबस्त में पता लगी। कैसे? कहते हैं कि अलकनंदा का जो ऊपरी क्षेत्र है वो किसका होगा भैया? अलकनंदा का ऊपरी क्षेत्र वो होगा सुदर्शन शाह का। ठीक है, यही संधि में निर्धारित हुआ था। ठीक है, और अलकनंदा से नीचे का क्षेत्र अंग्रेजों का होगा। ठीक है, अब हुआ क्या देखो, अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? संतोपत ग्लेशियर से। अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ होता है? संतोपत ग्लेशियर चमोली से। ठीक है, लेकिन चमोली का क्षेत्र तो थोड़ा सा भी नहीं दिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, देखो कैसे दिया क्षेत्र। अंग्रेजों ने टिहरी रियासत को क्षेत्र दिया ये, इससे इधर इधर और इससे इधर इधर। आई बात समझ में? ये क्षेत्र जहाँ पर मैं ब्लू निशान बना रहा हूँ, ये क्षेत्र टिहरी रियासत का बनता था या नहीं बनता था? क्योंकि टिहरी रियासत से पश्चिम का क्षेत्र है या नहीं? ये टिहरी रियासत का पश्चिम का अलकनंदा नदी से पश्चिम का क्षेत्र है या नहीं? ये तो टिहरी रियासत का ही क्षेत्र होगा, क्योंकि अलकनंदा नदी से पश्चिम का क्षेत्र किसका होता था? टिहरी रियासत का। इससे ऊपर का क्षेत्र किसका होता था? टिहरी रियासत का। लेकिन क्षेत्र कहाँ से बनाया इन्होंने अंग्रेजों ने? इससे ये सीमा इन्होंने नहीं बनाई। यहाँ तक तो अलकनंदा नदी है भैया, यहाँ तक तो है, लेकिन ऊपरी पहाड़ में ये जो सीमा बनाई है ये अलकनंदा नदी को छोड़कर अलग बनाई थी अंग्रेजों ने। इस क्षेत्र को कहा जाता था नागपुर
नागपुर परगना, नागपुर परगना या नागपुर पट्टी के आसपास कहा जाता है। ये अंग्रेजों ने धोखे से ले रखी थी टिहरी रियासत के राजा से। तो कुछ अंग्रेज ऐसे थे कि जहाँ पर रिवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा होता है वे क्षेत्र हड़प लेते थे। ऐसे ही नागपुर परगना से रिवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा होता था, इसलिए अंग्रेजों ने ये कब्जा रखी थी। ऐसे ही ये बैठती थी किसकी, टिहरी रियासत के राजा की। लेकिन टिहरी रियासत के राजा से ये सीमा निर्धारित न करके सीमा निर्धारित कर रखी थी ये अंग्रेज। टिहरी रियासत के राजा ने 1823 में आवाज़ उठाई। अंग्रेजों ने कहा कि ये क्षेत्र तो हमारा ही रहेगा, ये नागपुर परगना हमारा ही रहेगा, ठीक है, हम आपको ये क्षेत्र नहीं दे सकते, बदले में अगर आप कुछ और चाहते हो तो दे सकते हैं। सीमा निर्धारित जो हो चुकी वही रहेगी, ये नागपुर परगना हमारे के अंदर ही रहेगा, हमारे क्षेत्र के अंदर ही रहेगा। इसलिए 1823 में नागपुर परगना 1823 में कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर इसे शामिल कर लिया। ट्रेल ने कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर नागपुर परगना को शामिल कर लिया था। अंग्रेजों ने कहा लो भैया, अब लिखित रूप से नागपुर परगना किसके अंदर आ गया, अंग्रेजी क्षेत्र के अंदर, ब्रिटिश शासन के क्षेत्र के अंदर आ गया। आप अब नागपुर परगना के बारे में नहीं बोल सकते, बोलोगे तो आपको इलाज कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन सुदर्शन साहब फिर भी नहीं माना, वो बोलता रहा कि यह क्षेत्र मुझे दीजिए। टिहरी रियासत के राजा को अक्षेत्र ये बोला गया कि नागपुर परगना नहीं मिल सकता, आपको कोई और क्षेत्र हम दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए कुमाऊं कमिश्नर ने उत्तरकाशी के अंदर जो देहरादून से लगता हुआ एक रवाई का क्षेत्र था, रवाई क्षेत्र टिहरी के राजा को दिया था, ठीक है। रवाई क्षेत्र टिहरी के राजा को सौंप दिया था नागपुर परगना के स्थान पर। 1824 में क्या किया इसने, रवाई क्षेत्र टिहरी में शामिल कर दिया था, ठीक है, टिहरी में शामिल कर दिया था। प्रश्न आया समझ में या नहीं आया, ठीक है। अब रवाई क्षेत्र किसका होगा, टिहरी के राजा का होगा। आज बात समझ में। ट्रेल बहुत अच्छे कार्य करता है, आगे भी इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी तक हमने 1824 तक बात की है, कुछ और प्रश्न बीच में जो छूटे हैं वो कल भी डिस्कस करेंगे।